मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर। अब कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर को आप देख पा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रा। इधर जो आधा जो शब्द है, जो वर्ड है वो कॉन्ट्रेरी, दैट मीन्स कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है अपोजिट। एंड बाकी जो है वेरिएंट, वेरिएंट मतलब होता है चेंज। जब भी ये चेंज होगा विपरीत प्रकार से, अपोजिट प्रकार से ये चेंज होगा, अपोजिट टाइप्स, ठीक है। तो कॉन्ट्रा वेरिएंट मतलब हुआ कॉन्ट्रेरी वेरिएंट, मतलब अपोजिट टू चेंज, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है, हियर वी विल बी कंसीडर रैंक वन टेंसर सच दैट वेक्टर। हम ऐसा वेक्टर लेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे हमने 3 डायमेंशन खींच रखा है, यहाँ पे कोई पार्टिकल पी है जिसे मुझे डिस्क्राइब करने के लिए एक पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ रही है, ओपी। देख रहे हो, पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ रही है, तो मैं ओपी को कैसे लिख पाऊंगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, यही लिख पाऊंगा। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो ये जो होता है यूनिट वेक्टर, उसे हम बेसिस कहते हैं, बेसिस वेक्टर, और ये जो होता है उसे हम कंपोनेंट कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि एक कंपोनेंट को बताने के लिए एक ही बेसिस वेक्टर की अगर नीड है, एक ही, जैसे यहाँ पे देखो एक एक्स कंपोनेंट है, उसे डिस्क्राइब करने के लिए एक ही बेसिस वेक्टर की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे वाई एक कंपोनेंट है जिसे डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एक ही बेसिस वेक्टर की जरूरत पड़ रही है। यहाँ पे जेड है, इसे डिस्क्राइब करने के लिए मुझे एक ही बेसिस वेक्टर की जरूरत पड़ रही है। इसलिए ये जो टेंसर होगी वो रैंक 1 की टेंसर होगी। क्या मतलब, कंसीडर रैंक 1 टेंसर हमने कहा है। तो रैंक 1 का मतलब ये होता है कि एक कंपोनेंट को बताने के लिए एक ही बेसिस वेक्टर की जब जरूरत पड़ती है, तो उस टाइप के टेंसर को हम कहते हैं, या फिर उस टाइप के वेक्टर को हम कहते हैं रैंक 1 टेंसर, रैंक 1 टेंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक्स एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो x है, और y एक्सिस में जो कंपोनेंट है स्मॉल y है, और z एक्सिस में जो कंपोनेंट है वो स्मॉल z है। लेकिन कैपिटल x एक्सिस जो है उसमें जो बेसिस वेक्टर है y कैप है, एंड कैपिटल y एक्सिस के अलोंग बेसिस वेक्टर j कैप है, और कैपिटल z के अलोंग बेसिस वेक्टर k कैप है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस जो टेंसर ओपी जो है आपकी पोजीशन वेक्टर, उसे हमने इस तरीके से डिस्क्राइब कर दिया। अब सोचो जरा, अगर ये जो 3 डायमेंशन हमने खींच रखा है उसे किसी एंगल से ऐसा मैं रोटेट कर दूं तो किसी इस तरीके से हमारा डायग्राम बन जाएगा। देखो, एक्स यहाँ पे था, रोटेट किया तो एक्स डैश बन गया, वो यहाँ पे चला गया। वाई यहाँ पे था, पहुंच गया वाई डैश पे। जेड यहाँ पे था, जेड डैश यहाँ पे पहुंच गया। मतलब हमने ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्या क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब रोटेट कर दिए तो हमने रोटेट किया तो सब चीज चेंज हो गई, लेकिन जो हमारी पार्टिकल है वो तो वहीं को वहीं रह गई ना। ओपी जो पोजीशन वेक्टर होगी वही होगी, लेकिन इस पोजीशन वेक्टर को डिस्क्राइब करने वाले कंपोनेंट एंड बेसिस वेक्टर चेंज हो गए। देखो, यहाँ पे एक्स हुआ करता था, एक्स डैश हो गया। आई कैप हुआ करता था, आई कैप डैश हो गया, प्लस वाई डैश जेड डैश कैप, प्लस जेड डैश के कैप डैश। तो आप देख पा रहे हो कि जब हम रोटेट कर देते हैं तो क्या क्या चेंज होता है। बाई चेंजिंग द कोऑर्डिनेट सिस्टम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर चेंज। क्या चेंज हो गया, कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर चेंज हो गई। और क्या चेंज हुआ, बेसिस वेक्टर चेंज। दो ही चीज हुआ, एक कंपोनेंट चेंज हो गई और एक बेसिस वेक्टर चेंज हो गई। बाकी हमारी पार्टिकल वही की वही रही थी, और उसे डिस्क्राइब करने के लिए बस हमें एक न्यू बेसिस वेक्टर और न्यू कंपोनेंट की जरूरत पड़ी। इस पे कोई चेंजेस नहीं आया। अब आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नाउ लेट अस कंसीडर 2D नॉन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तक हमने ऑर्थोगोनल सिस्टम ले रहे थे, अभी नॉन ऑर्थोगोनल सिस्टम ले लेते हैं। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं OX1 OX2, दो हम ऑर्थोगोनल सिस्टम ले लिए हैं जो 90 डिग्री पे नहीं है, 90 डिग्री पे नहीं है, इसलिए ऑर्थोगोनल नहीं है, नॉन ऑर्थोगोनल है। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जो हमारी पार्टिकल है ओपी को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इस डायरेक्शन पे मैंने E1 वेक्टर E1 मान लिया हुआ है बेसिस वेक्टर, और इसमें क्या मान लिया है, E2 बेसिस वेक्टर मान लिया है। अब इसे डिस्क्राइब करने के लिए मैं मान लेता हूँ कि इस डायरेक्शन पे जो आपकी कंपोनेंट होगी A1 होगी, और इस डायरेक्शन पे जो कंपोनेंट होगी A2 होगी। तो ओपी को मैं इस तरीके से आपको डिस्क्राइब कर पाऊंगा, ओपी इज इक्वल टू A1 E1 वेक्टर प्लस A2 E2 वेक्टर। अपनी ऊपर जो लग रहती है वो होती है सुपर स्क्रिप्ट मतलब सफिक्स ही होती है, लेकिन इसे हम पढ़ते हैं सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है।
अब आगे देखते हैं, जब इसे हम रोटेट कर देंगे निश्चित तौर पे आप अभी सीख चुके हैं, रोटेट करने के बाद क्या हो जाएगी आपकी A1 डेज E1 वेक्टर E1 डेज प्लस A2 डेज वेक्टर E डेज 2A हो जाएगी, ये बन जाएगी। क्योंकि जब बेसिस वेक्टर बढ़ती है ना तो कंपोनेंट डिक्रीज होती है, घटती है, ठीक है। बेसिस वेक्टर इंक्रीज होगी तो कंपोनेंट डिक्रीज होगी। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कॉन्ट्रावेरिएंट समझने के लिए समझना जरूरी था हमें। अब चलते हैं हम कॉन्ट्रावेरिएंट वहां से चालू करते हैं। यहाँ से आपकी चाहो तो यहाँ से आप अपनी नोट्स बना पाओगे। देखो कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, इन कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर कंपोनेंट्स एंड बेसिस वेक्टर चेंजेस कॉन्ट्रेरी कह रहा है। देखो कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट। अगर बेसिस वेक्टर बढ़ती है तो आपको कंपोनेंट घटेगी, बेसिस वेक्टर अगर इंक्रीज करती है तो कंपोनेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज करेगी। तो कॉन्ट्रावेरिएंट में यही होता है कि कंपोनेंट्स एंड बेसिस वेक्टर चेंज कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर। Here we use subscript to specify the components whereas subscript to specify the basis vector। यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट यूज किया करेंगे। अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे जो ये जो पार्टिकल थी ओपी ये जो पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे जो पार्टिकल है ओपी उसकी पोजीशन वेक्टर होगी। अब यहाँ से मैं ऐसे करके एक परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा तो कहूंगा x1 और यहाँ से परपेंडिकुलर डालूंगा x2 और ऐसे करके जब इसके पैरेलल y के पैरेलल ऐसा खींचूंगा और इधर x के पैरेलल ऐसा खींचूंगा तो वो तो परपेंडिकुलर होगी नहीं, लेकिन वो भी यहाँ पे ऐसा डाला जा सकता है इस पार्टिकल से। तो एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे नॉर्मल खींचा, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचा, तो उसमें जो हम x1 कहेंगे वो सब स्क्रिप्ट पे होगा और जो आपकी पैरेलल y के पैरेलल और x के पैरेलल जो खींचा जाएगा उसमें सुपर स्क्रिप्ट हम लगाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इस पार्टिकल P के लिए जो x1 और जो x2 है जो सब स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कोवेरिएंट कंपोनेंट कहलाएंगी, जो 90 डिग्री पे है। और जो 90 डिग्री पे नहीं है, जो x1 x2 है, वो हमारी कहलाएगी कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट। तो आपको ये याद रखनी है कि एक पार्टिकल के लिए जब हम 90 डिग्री के अलोंग नॉर्मल खींचते हैं उसके जो कंपोनेंट होंगे वो कोवेरिएंट के लिए होंगे और जो पैरेलल खींचे जाएंगे वो हमारी कॉन्ट्रावेरिएंट कंपोनेंट कहलाएंगे। इतनी बात याद रखना जी। आगे चलते हैं। डेफिनेशन देखो अब कॉन्ट्रावेरिएंट की। लेट ए आई, देखो सुपर स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि कॉन्ट्रावेरिएंट हमने किस में लिया है, देखो सुपर स्क्रिप्ट पे, ठीक है। तो लेट ए आई एंड ए डेस आई बी द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड ए इन एक्स आई एंड एक्स डेस आई। मतलब ए आई जो है फंक्शन है x1 x2 x3 इस तरीके से, और ये जो ए डेस आई है वो फंक्शन है x डेस 1 x डेस 2 x डेस 3 इस तरीके से जो सिस्टम बनी हुई है उसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम रिस्पेक्टिवली एंड दे आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। और ये ऐसे कनेक्ट होते हैं, जो ए डेस आई है मतलब एक स्पेस से दूसरे स्पेस पर ट्रांसफॉर्म करेंगे हम, ए डेस आई जो है इक्वल टू होगी ए आई डेल एक्स डेस आई अपॉन डेल एक्स जे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सभी जगह पे सुपर स्क्रिप्ट लगी हुई है। सुपर स्क्रिप्ट मतलब ए डेस आई को हमने चेंज कर दिया ए आई वाली स्पेस पे, तो वो स्पेस जब चेंज होगी तो इस तरीके से चेंज होगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि आई की जो वैल्यू है वो आई से मतलब 1 से n के बीच में बिलोंग करती है और जे की वैल्यू वो भी 1 से n के बीच में बिलोंग करती है। बात याद रखना। ए रैंक 1 के लिए है, ए टेंसर रैंक 1 या ऑर्डर 1 के लिए है, इक्वेशन फर्स्ट। आगे देखते हैं। देन द वेक्टर फील्ड A is a contravariant tensor of rank 1 such that contravariant vector कहलाएगी। Whereas AI and A dash I are said to be the component of contravariant होगा यहाँ पे contravariant vector in xi and x dash I coordinate system। आपको मैं उस टाइम बताया कि xi क्या है, xi है जो x1, x2, x3, डैश डैश डैश, xn तक के जो फंक्शन है उनके फंक्शन है। x डैश आई किसके फंक्शन है, x1, x2 डैश मतलब x डैश आई जो फंक्शन है आपका वो x डैश ए डैश, ठीक है। x डैश आई जो है वो फंक्शन है x डैश आई
एक्स डेस वन कॉमा एक्स डेस टू कॉमा एक्स डेस थ्री कॉमा डेस डेस एक्स डेस एन कॉमा के फंक्शन है। तो कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर में मैं जब लिखूंगा तो आपको मैं बताया था ना कि एक बेसिस वेक्टर को समझाने के लिए या बताने के लिए अगर हमें टू बेसिस वेक्टर की नीड होगी तो उस टाइम वो ऑर्डर सेकेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो सिर्फ एक ही वेक्टर थी, मतलब हाँ वो बेसिस वेक्टर थी। यहाँ पे देखो दो बेसिस वेक्टर आ रहे हैं, दो बेसिस वेक्टर आएंगे मतलब सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए देखो ए डेस आई जे इज इक्वल टू ए बी, ए टू पावर ए बी डेल एक्स डेस आई अपॉन डेल एक्स ए डॉट डेल एक्स डेस जे अपॉन डेल एक्स बी ए हो जाएगी। आपकी देखो ऊपर वाली सेम एज इट इज है, ए कहाँ चला गया ऊपर, और बाकी यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर आ गई थी यहाँ पे ये सेकेंड ऑर्डर वो ए नीचे आ गई, इसे याद रख लेना। इस इक्वेशन 2 हो गई और ये कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर यहीं तक है। अब सेकेंड ऑर्डर की कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर ये हो गई। अब आपका आते हैं कोवेरिएंट टेंसर, ये क्या होती है। तो लेट अब कोवेरिएंट टेंसर में कुछ नहीं होगा, यहाँ पे देखो सुपर स्क्रिप्ट में लिखी तो वही चीज सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा और ये चेंज हो जाएगा। अब देखिएगा लेट ए आई एंड एक्स डेस आई बी द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर फील्ड ए इन एक्स आई एंड एक्स डेस आई कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिस्पेक्टिवली एंड दे आर कनेक्टेड बाय द रिलेशन। देखो ए डेस ए आई ऊपर लिखाता था उसमें, देखो यहाँ पे ऊपर था लेकिन ये नीचे, क्योंकि कोवेरिएंट किस में काम करता है, कौन से कंपोनेंट में थी कोवेरिएंट, देखो नीचे में था सब स्क्रिप्ट पे, ठीक है, इसलिए हमने सब स्क्रिप्ट पे लिया हुआ है। ए डेस आई इक्वल टू ए आई डेल एक्स जे। अब ध्यान से देखो कोवेरिएंट कॉन्ट्रावेरिएंट के जस्ट अपोजिट हो गई, डेल्टा एक्स जे नीचे था और डेल्टा एक्स डेस आई ऊपर था, ये बस कन्वर्ट हो गई नीचे, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में चला गया। तो यहाँ पे देखो ए आई, यहाँ पे देखो ए आई ऊपर में था, यहाँ पे नीचे हो गई, बस उसे चेंज कर दिए हैं, डेल एक्स जे अपॉन डेल एक्स डेस आई, ये हो जाती है कोवेरिएंट। इसे जब हम अब चेंज कर देते हैं तो ये कोवेरिएंट हो जाती है और ऑर्डर फर्स्ट की हो जाएगी, मतलब रैंक 1 के लिए कोवेरिएंट टेंसर हो गई। देख लीजिए। अब आगे चलते हैं और देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इन कोवेरिएंट वेक्टर components and basis vectors changes in same manner to each other. Here we used subscript to specify the components as well as the basis vector. Then the vector field A is a covariant tensor of rank 1 such that covariant vectors, whereas ai and a dash I are said to be the components of covariant vector in xi and x dash I coordinate system. सेकेंड ऑर्डर अगर मैं इसका लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, कोवेरिएंट टेंसर ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो ये हो जाएगा ए डेस आई जे इज इक्वल टू ए बी। अब वहां पे देख पा रहे थे आप कॉन्ट्रावेरिएंट पे ए बी सुपर स्क्रिप्ट पे था, यहाँ पे सब स्क्रिप्ट हो गई। ये डेल एक्स ए नीचे था, डेल एक्स बी नीचे था, ये जैसे उलट गई, ऐसा समझ जाओ, इनवर्स हो गई। तो डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स डेस आई, सॉरी जे है, जे डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स डेस जे डॉट डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स डेस जे, इस तरीके से बन जाएगा। सॉरी जी, ए आई है, इसे आई बना लेना, ए आई है, ए आई है, ठीक है, उसके जस्ट अपोजिट है। देखो और आप ध्यान से देखना, यहां भी सुपर स्क्रिप्ट है, यहां भी सुपर स्क्रिप्ट, लेकिन कॉन्ट्रावेरिएंट पे दोनों अलग अलग चेंज हुए थे। देखो आप यहां पे देख पा रहे हो, ए क्या था सुपर स्क्रिप्ट, ये भी सुपर स्क्रिप्ट। अब ये चेंज होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चलेगा नीचे आ जाएगा। तो आप ये मत समझना कि उसमें सब स्क्रिप्ट हो जाएगा, सिर्फ ए सब स्क्रिप्ट आएगा, बाकी सेम एज इट इज रहेंगे, बस इनवर्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पे सिर्फ ए बी यही बस इनवर्स हुई है, और ए बाकी जो सुपर स्क्रिप्ट था सुपर स्क्रिप्ट ही है, सब स्क्रिप्ट थोड़ी आया है, नहीं, इधर वाली सिर्फ नॉमिनेटर डिनोमिनेटर नॉमिनेटर में चला जाएगा बस, लेकिन स्क्रिप्ट जो होंगी सुपर में ही रहेंगी। आप ये मत सोचना कि कोवेरिएंट है तो वो सब में आ जाएगी, सब यहाँ आएगी, बाकी यहाँ पे एज इट इज रहेगी, सेम मैनर पे चेंज होती है, आपने पढ़ा ना उधर। तो ये हो जाएगी डेल ए डेस आई जे इज इक्वल टू ए बी डेल एक्स ए अपॉन डेल एक्स डेस आई डॉट डेल एक्स बी अपॉन डेल एक्स डेस जे। यहाँ तक आपकी कोवेरिएंट टेंसर और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर खत्म होती है। इसके बाद हम आपको बताएंगे सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक।
टेंसर। थैंक यू।